एक ऐसी सुबह के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है जब अचानक खबर आए कि मिडिल ईस्ट के एक बेहद शक्तिशाली देश के सर्वोच्च नेता की उनके ही घर में हत्या कर दी गई है। बिल्कुल। और अगले ही पल पूरा आसमान बैलिस्टिक मिसाइलों से दहल उठे। हाँ, और दुनिया की 20% तेल आपूर्ति रातों रात रुकने के कगार पर आ जाए। मतलब शेयर बाजारों में ऐसा पैनिक फैल जाए जो शायद 2008 के वित्तीय संकट के बाद कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, ये महज कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं लग रही है, बल्कि फरवरी 2026 के अंतिम दिनों की वो चौंकाने वाली वास्तविकता है जिसने दुनिया की रफ्तार को सचमुच रोक कर रख दिया है। सही कहा। इस घटनाक्रम ने भू राजनीति और वैश्विक कूटनीति के हर पुराने नियम को तोड़ लिया है। तो आज हम इसी अभूतपूर्व वैश्विक संकट यानी 2026 के ईरान इजराइल युद्ध के हर एक पहलू पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। घटनाएं इतनी तेजी से घटी हैं कि इनका सतही विश्लेषण काफी नहीं है, हमें इनकी जड़ों तक जाना होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस गहन चर्चा के लिए हमने कुछ बेहद अहम और विविध स्रोतों को एक साथ रखा है। हमारे पास दृष्टि IIS के विस्तृत विश्लेषण है, मिडिल ईस्ट फोरम और CFR यानी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रणनीतिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही आर्थिक झटकों को समझने के लिए MUFG की वित्तीय रिपोर्ट भी है। हाँ, और जमीनी हताहतों का डेटा देने वाला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर और राजनीतिक अंदरूनी कहानी बताने वाला डेमोक्रेसी नाउ जैसे स्रोत भी हैं। देखिए, यहाँ एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा या किसी देश के पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इन अहम रिपोर्ट्स के अनुसार ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है और वैश्विक शक्तियां इसमें कैसे उलझी हैं। और जाहिर है इस पूरे संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम आज की न्यूज़ हेडलाइंस देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान और इजराइल हमेशा से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। असल में यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतिहास के पन्ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। मिडिल ईस्ट फोरम और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर अगर नजर डालें तो 1979 से पहले के दशकों में ये दोनों देश असल में बहुत करीबी रणनीतिक सहयोगी थे। ये वाकई एक चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं से गायब रहता है। मतलब तुर्की के बाद ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी थी। बिल्कुल। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। दोनों देशों के बीच सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते ही नहीं थे, बल्कि बहुत गहरा आर्थिक और सैन्य लेन देन भी था। और इजराइल अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे ईरान से ही तो खरीदता था। हाँ, यहाँ तक कि एक संयुक्त पाइपलाइन भी थी जिसके जरिए ईरानी तेल इजराइल होते हुए यूरोप तक पहुँचता था। और बात सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि दोनों देशों की सेनाएं कई गुप्त परियोजनाओं पर साथ काम कर रही थी। सबसे दिलचस्प उदाहरण प्रोजेक्ट फ्लावर का है। प्रोजेक्ट फ्लावर? हाँ, ये एक संयुक्त सैन्य मिसाइल परियोजना थी जिसमें इजराइल की तकनीक और ईरान का पैसा लगा था। इसका उद्देश्य उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करना था। आज जब यही दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट फ्लावर का इतिहास एक अजीब सी विडंबना लगता है। वाकई, उन दिनों तेल अवीव से तेहरान के बीच सीधी कमर्शियल उड़ानें तक संचालित होती थी। सब कुछ काफी सामान्य और दोस्ताना लग रहा था, लेकिन फिर 1979 की इस्लामी क्रांति ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा और नैरेटिव हमेशा के लिए पलट दिया। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक नई इस्लामी सत्ता आई। और इस नए शासन ने अपनी पहचान ही अमेरिका और इजराइल के भारी विरोध पर खड़ी की। रातों रात जो देश रणनीतिक साझेदार थे वो कट्टर दुश्मन बन गए। बिल्कुल। नए शासन ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सैटन यानी छोटा शैतान घोषित कर दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये महज कोई कूटनीतिक नारा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईरान की नई विदेश नीति का मूल आधार बन गया। इसके बाद के दशकों में ये दुश्मनी एक शैडो वॉर या छाया युद्ध में बदल गई। और तनाव में असली उछाल 2000 के दशक की शुरुआत में आया, जब पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम की भनक लगी। साथ ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को हटाया तो वहां सत्ता का एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या खालीपन बन गया। क्योंकि सद्दाम हुसैन तो ईरान के पुराने दुश्मन थे। सही कहा। उनके हटने के बाद ईरान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और इराक, लेबनान, सीरिया और यमन में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। CFR की रिपोर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है।
कि कैसे ईरान ने अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा किया। लिबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार और ट्रेनिंग देकर ईरान ने इजराइल के चारों तरफ एक घेराबंदी सी कर दी। इसी बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए 2015 में JCPOA समझौता हुआ। उम्मीद थी कि शायद इससे कुछ शांति आएगी। लेकिन 2018 में अमेरिका एक तरफा तौर पर इस समझौते से बाहर निकल गया। अमेरिका का तर्क था कि ये समझौता ईरान को उसके प्रॉक्सी समूहों की फंडिंग करने और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने से नहीं रोकता। और समझौते के टूटने के बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार फिर से बढ़ा दी। 2023 और 24 का पूरा साल इजराइल और इन ईरानी प्रॉक्सी समूहों के बीच भारी संघर्ष का गवाह बना। इस दौरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को काफी भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद जून 2025 में एक बड़ा मोड़ आया जिसे 12 डे वॉर या 12 दिन का युद्ध कहा गया। हाँ, इसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को सीधे निशाना बनाया था। लेकिन मिडल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट बताती है कि इस हमले के बाद ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को जमीन के और भी गहराई में बनाना शुरू कर दिया, ऐसे कंक्रीट के भारी बंकरों के नीचे जहां आम बम पहुंच ही न सके। और इसी दौर में ईरान के अंदरूनी हालात भी लगातार बिगड़ रहे थे। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच ईरान की सड़कों पर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। लोग भारी आर्थिक बदहाली और सख्त पाबंदियों से परेशान थे, और इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने भारी बल प्रयोग किया। इन अंदरूनी विरोध प्रदर्शनों ने अमेरिका और इजराइल के रणनीतिकारों को एक नया विचार दिया। उन्हें लगा कि ईरानी अवाम अपनी ही सरकार से नफरत करती है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि अगर इस समय ईरानी नेतृत्व पर कोई बहुत बड़ा और निर्णायक प्रहार किया जाए तो वहां सत्ता परिवर्तन या रेजिम चेंज हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव था, और इसी दांव ने 28 फरवरी 2026 की उस भयावह सुबह की पटकथा लिखी। 28 फरवरी को जो हुआ वो कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। अमेरिका ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, जबकि इजराइल के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रोरिंग लायन था। 900 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए। इसमें अमेरिका की घातक टॉमहॉक मिसाइलों, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमानों का पूरा इस्तेमाल किया गया। ये एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला पहलू सिर्फ सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं था। इसका मुख्य लक्ष्य टारगेटेड असैसिनेशन था, यानी ईरान के सबसे शीर्ष नेतृत्व को चुन चुनकर मारना। हाँ, हमलों के कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर यह खबर फ्लैश होने लगी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई इस बमबारी में मारे गए हैं। उनके साथ साथ रक्षा मंत्री, कई बड़े सैन्य कमांडर और IRGC के आला अधिकारी भी इस हमले में मारे गए। अमेरिका और इजराइल का मकसद बिल्कुल साफ था, नेतृत्व का सिर काट दो, परमाणु ढांचे को तबाह कर दो और ईरान के अंदर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए सत्ता पलटने का रास्ता साफ कर दो। लेकिन एक देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर देना और वहां रातों रात एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापित हो जाना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। वाकई ईरान शांत नहीं बैठा। अपने सर्वोच्च नेता और कमांडरों को खोने के बावजूद ईरान की सेना ने एक बेहद आक्रामक पलटवार किया, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का नाम दिया गया। और इस बार ईरान का लक्ष्य सिर्फ इजराइल नहीं था। ईरान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उसने तय किया कि वो उन सभी खाड़ी देशों को भी निशाना बनाएगा जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी जमीन पर पनाह दे रखी है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का एक सैलाब सा आ गया। बहरीन, UAE, कुवैत और सऊदी अरब, इन सभी देशों के आसमान मिसाइलों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। पूरे खाड़ी क्षेत्र में केवल ओमान एक ऐसा देश था जिसे ईरान ने निशाना नहीं बनाया। और जब भी ऐसे बड़े स्तर पर मिसाइलें दागी जाती हैं तो उसकी सबसे भयानक कीमत हमेशा आम नागरिकों को ही चुकानी पड़ती है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर और अन्य निष्पक्ष स्रोतों ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे सच में दिल दहला देने वाले हैं। ईरान के मिनाब शहर में एक बेहद दर्दनाक घटना घटी, जहां एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिरने से 165 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर छोटी बच्चियां और उनके शिक्षक शामिल थे। दूसरी तरफ इजराइल के बेत शेमिश के एक रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरने से 9 इजरायली नागरिकों की दर्दनाक मौत हुई। इसके अलावा इस पूरे संघर्ष में 4 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। और कुवैत में तो फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गलती की वजह से 3 अमेरिकी विमान मार गिराए गए। ये आंकड़े किसी एक पक्ष के सही या गलत होने की बात नहीं करते हैं,
बल्कि ये बताते हैं कि जब मिसाइलें गिरती हैं तो वो वर्दी और स्कूल यूनिफॉर्म में कोई फर्क नहीं करती। इस जमीनी तबाही की गूंज सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक इसके झटके महसूस किए गए। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। डेमोक्रेसी नाउ की रिपोर्ट इस कूटनीतिक भूचाल का बहुत सटीक विश्लेषण करती है। जैसे ही हमले हुए, रूस और चीन ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। और यहाँ पर पूरी दुनिया साफ तौर पर दो ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आई। चीन के विदेश मंत्री ने जहां तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम लागू करने की मांग रखी, वहीं रूस का रुख बहुत आक्रामक था। रूस ने इस अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाई को बिना उकसाई गई आक्रामकता करार दिया और इसकी कड़ी निंदा की। ये लगभग शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं और दूसरी तरफ रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक मंच पर ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन खाड़ी देशों के रुख में जो बदलाव आया है वो कूटनीतिक नजरिए से बेहद दिलचस्प है। मिडल ईस्ट फोरम के अनुसार सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शुरुआत में इस पूरे टकराव से दूरी बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके देश इस आग में झुलसें। उन्होंने अमेरिका को हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया था। भूल ने सब कुछ बदल दिया जब ईरान ने पलटवार करते हुए यूएई और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, तो इन खाड़ी देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। ईरान को शायद होना था कि अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने से अरब देशों की जनता में उसके लिए समर्थन बढ़ेगा, लेकिन असर बिल्कुल उल्टा हुआ। अपनी जमीन पर मिसाइलें गिरते देख इन खाड़ी देशों ने अपनी तटस्थता छोड़ दी और वे सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी खुफिया जानकारी और एयर स्पेस साझा करने लगे। कूटनीतिक मोर्चे पर एक और बहुत बड़ा घटनाक्रम खुद अमेरिका के भीतर हो रहा है। डेमोक्रेसी नाउ की रिपोर्ट एक बहुत ही अहम संवैधानिक संकट की ओर इशारा करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की मंजूरी लिए बिना ही इतने बड़े पैमाने पर युद्ध का आदेश दे दिया, जबकि अमेरिकी कानून के हिसाब से युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। इसी वजह से अमेरिका के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। कई सांसद, मानवाधिकार कार्यकर्ता और युद्ध विरोधी समूह सड़कों पर उतर आए हैं। वे राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में केवल 25% लोग ही इस आक्रामक सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। बाकी जनता को डर है कि अमेरिका एक और अंतिम युद्ध में फंसने जा रहा है। वॉशिंगटन और बीजिंग में चल रही इस कूटनीतिक रस्साकशी के बीच एक ऐसा मोर्चा है जो सीधे दुनिया के हर आम इंसान की रसोई और गाड़ी के ईंधन से जुड़ा है। MUFG की वित्तीय रिपोर्ट चेतावनी देती है कि ये युद्ध वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट है जिसके झटके हर महाद्वीप में महसूस किए जाएंगे। और इस पूरे आर्थिक संकट के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज या हर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया के नक्शे पर ये एक बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की असली धड़कन यहीं से होकर गुजरती है। दुनिया भर में हर दिन इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा यानी करीब 2 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन इसी रास्ते से निकलता है। भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस भी यहीं से जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में जाती है। और अब ईरान ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। इस रास्ते के बंद होने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना शुरू हो गया है। अर्थशास्त्री इसे वॉर प्रीमियम कहते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब जब भी बाजार को लगता है कि तेल की आपूर्ति खतरे में है तो कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। MUFG का अनुमान है कि अगर यह समुद्री रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो कच्चे तेल की कीमतें $100 से लेकर $120 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। और जब कच्चा तेल $120 प्रति बैरल पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं रुकता। हर वो चीज जो ट्रकों और जहाजों से ट्रांसपोर्ट होती है महंगी हो जाती है। अनाज, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा सकती है और एक भयंकर वैश्विक मुद्रास्फीति या महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। निवेशक बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं और सोने जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इस पूरे आर्थिक परिदृश्य में दृष्टि IAS का विश्लेषण भारत की स्थिति को बहुत स्पष्टता से सामने रखता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से आता है
और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी हरमूज जलडमरू मध्य से होके गुजरता है जिसे ईरान बंद करने की बात कर रहा है। भले ही भारत के पास कुछ रणनीतिक तेल भंडार मौजूद हों, लेकिन लंबे समय तक तेल की कीमतों का $120 के आसपास रहना भारत के आयात बिल में भारी इजाफा कर देगा। इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा, रुपए की कीमत गिर सकती है और आम जनता पर महंगाई की भारी मार पड़ेगी। लेकिन भारत के लिए चिंता सिर्फ तेल की अर्थव्यवस्था नहीं है। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी भारत के सामने खड़ा है। बिल्कुल। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। ये वो लोग हैं जो वहाँ निर्माण, स्वास्थ्य, IT और अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं और अपनी कमाई वापस भारत भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। यह रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा हो तो इन 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अगर युद्ध और भड़कता है तो भारत को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है, जो ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन गंगा से भी कई गुना बड़ा होगा। इसीलिए भारत इस समय एक बहुत ही बारीक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। भारत की विदेश नीति इस समय रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर टिकी हुई है। भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी रक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी बरकरार रखना है और साथ ही ईरान और अरब देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंधों को भी बचाना है। भारत किसी भी खेमे में शामिल होने के बजाय शांति और कूटनीति की अपील कर रहा है। इन तमाम रिपोर्ट, सैन्य ऑपरेशंस और आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत गहरी तस्वीर उभरकर सामने आती है। अमेरिका और इजराइल ने ये सोचकर ईरान पर यह अभूतपूर्व हमला किया और उसके सर्वोच्च नेता की हत्या की कि इससे ईरान का मौजूदा ढांचा ढह जाएगा और वहां के आम नागरिक एक नई शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी कर लेंगे। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अरब सेंटर वॉशिंगटन DC का विश्लेषण इस पूरी उम्मीद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। उनका शोध बताता है कि ईरान कोई कमजोर ढांचा नहीं है, बल्कि एक हार्ड टारगेट स्टेट है। जब किसी देश के शीर्ष नागरिक और धार्मिक नेतृत्व को अचानक खत्म कर दिया जाता है, तो जो सत्ता का खालीपन या पावर वैक्यूम पैदा होता है, उसे भरने के लिए हमेशा लोकतांत्रिक ताकतें आगे नहीं आती। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अरब सेंटर का मानना है कि इस हमले से उपजी अराजकता का फायदा ईरान का सबसे कट्टरपंथी और ताकतवर सैन्य गुट IRGC उठा सकता है। सत्ता पूरी तरह से उनके हाथों में जा सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिका ने जिस सत्ता परिवर्तन की उम्मीद में यह सब किया, वो एक भयंकर उल्टे परिणाम में बदल सकता है। ईरान में लोकतंत्र आने के बजाय वहां एक और भी ज्यादा क्रूर, सख्त और पूरी तरह से सैन्य तानाशाही स्थापित हो सकती है। ऐसी तानाशाही जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा और जो दुनिया के लिए पहले से भी बड़ा खतरा बन सकती है। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद ये सोचना ही सिहरन पैदा कर देता है कि क्या मिसाइलों और सैन्य हमलों के जरिए किसी देश का शीर्ष नेतृत्व खत्म कर देने से वाकई शांति और मनमाफिक सत्ता परिवर्तन लाया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे अनियंत्रित वैश्विक संकट को जन्म देता है जिसकी आग में अंततः पूरी दुनिया झुलसने को मजबूर हो जाती है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन जटिल मुद्दों को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।